एपिसोड 7 में हमने देखा इलेक्ट्रा यकुजा के साथ हुई लड़ाई में इंजर्ड हुई थी। तभी स्टिक आके इलेक्ट्रा को बचाता है और ये भी कहता है कि वो और इलेक्ट्रा पहले से साथ है। फिर हमें हैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है जिन्हें अमर रहने का सीक्रेट मिला है और ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक स्काई नाम के एक वेपन के पीछे है जिसे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया। पर इस ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए चेस्ट नाम की टीम है जिसे एक छोटे बच्चे ने बनाई थी। इसके बाद एक निंजा मैट को तीर मार के इंजर्ड कर देता है और इलेक्ट्रा उस निंजा को जान से मार देती है। वही दूसरी तरफ पनिशर कोर्ट में फिर से पलट जाता है और फाइनली मैट और फॉगी ये केस हार जाते हैं। पनिशर को जनरल जेल में लाया जाता है जहां विल्सन फिक्स भी होता है और उसी ने पनिशर को कोर्ट में पलटने के लिए बोला था जिसे पनिशर इस जेल में आ सके। अभी विल्सन का क्या प्लान है और यकुजा लोगों की आगे की कहानी हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो 8th एपिसोड का नाम है 7 मिनट्स इन हेवन। एपिसोड 8 में हम विल्सन फिक्स को देख सकते हैं जिसे जनरल जेल में लाया गया था। ये पास्ट का सीन है जब सीजन 1 खत्म हुआ था और विल्सन को जेल हुई थी और यहाँ हम विल्सन के साथ जेल में क्या हुआ ये देखेंगे। जेल में विल्सन अपने लॉयर से बात करता है और विल्सन का लॉयर कहता है कि उसके अकाउंट में अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। वो ये भी कहता है कि विल्सन के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस है जिसके वजह से विल्सन को जेल से निकालना बहुत मुश्किल है और इसीलिए वो विल्सन को एडवाइस देता है कि जेल में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना क्योंकि अगर विल्सन ने जेल में ऐसा कुछ किया तो उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर जेल में विल्सन को डक्टन नाम का एक आदमी मिलता है जो विल्सन को धमकी देता है। डक्टन एक ड्रग डीलर था और विल्सन से कहता है कि ये जेल में सिर्फ उसी की चलती है। विल्सन को गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं सकता था वरना उसे जेल से जाने में मुश्किल होती और वो ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता। इसके बाद विल्सन कैंटीन में था जहाँ उसे एक आदमी मिलने आता है जो डक्टन और उसके गैंग के बारे में कहता है। वो आदमी कहता है कि इस जेल में डक्टन के साथ सारे कैदी और जेल्स के गार्ड भी शामिल है और इसीलिए उसे यहाँ हराना बहुत ही मुश्किल है। विल्सन फिर दो लोगों को देखता है जो एक बड़ा क्राइम करके इस जेल में आए थे। विल्सन को खुद की आर्मी बनानी थी और इसीलिए उसे अभी वो दो लोग अपने साइड में चाहिए थे। विल्सन अपने लॉयर को ऑर्डर देता है कि वो दो क्रिमिनल्स की फैमिली की लाइफ टाइम हेल्प करो ताकि वो दो लोग विल्सन के साइड हो जाए और उसे जेल में कुछ हेल्प मिले। इसके बाद विल्सन को पनिशर के बारे में न्यूज़पेपर के थ्रू समझता है जिसने बहुत सारे गैंग को अकेले ही हराया था। अभी विल्सन को पनिशर भी अपने टीम में चाहिए था इसलिए उसने एक पुलिस को मैसेज दिया और वो ही मैसेज पुलिस ने पनिशर को दिया और वो कोर्ट में पलट कर इस जेल में आया। अभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ विल्सन और पनिशर आमने सामने थे। सीन यहाँ कट होके मैट पे आता है जहाँ वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। इलेक्ट्रा भी उस पे वही इलाज करती है जो स्टिक ने इलेक्ट्रा पे किया था। मैट होश में आते ही उस बच्चे के बारे में पूछता है जिसे इलेक्ट्रा ने मार दिया था। इलेक्ट्रा कहती है कि उसने उस बच्चे की लाश को ठिकाने लगा दिया है। मैट को लग रहा था कि उसे मारना नहीं चाहिए था बल्कि उसे पकड़कर पुलिस को बुलाना चाहिए था, पर इलेक्ट्रा को पता था कि ये सारे निंजा डेंजर है और अगर ये लड़का जिंदा रह जाता तो इसके पीछे सारे निंजा वहाँ आ जाते। ये सुन के मैट इलेक्ट्रा पे गुस्सा होता है और उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रा कभी भी एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती। इलेक्ट्रा इस चीज को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि जब वो 12 साल की थी तभी से वो लोगों की जान लेते आ रही है और यही बात इलेक्ट्रा कब से मैट को कहना चाहती थी। ये सुन के मैट इलेक्ट्रा को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता था जो किसी की जान ले। मैट ये भी कहता है कि वो अकेला ही जापानीज गैंग और हैंड ऑर्गेनाइजेशन को देख लेगा। इसके बाद इलेक्ट्रा वहां से चली जाती है और मैट के घर पे फॉगी आता है। फॉगी मैट से कहता है कि उन्हें अभी ऑफिस से और उनके फ्रेंडशिप से ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि उनके लिए चीजें काम नहीं कर रही थी और दोनों एक दूसरे की बात भी नहीं सुन रहे थे। फॉगी का कहना था कि मैट को ये सब छोड़ देना चाहिए पर मैट मानता है कि वो पहले से ही क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ते आ रहा है इसलिए वो अभी नहीं रुक सकता। फॉगी को ये सब सुन के बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाता है। फिर हमें कैरन दिखती है जो ऑफिस आती है और फॉगी को एक फोटो दिखाती है। कैरन दिखाती है कि जिस जगह 3 गैंग्स के बीच में वॉर हुआ था वहाँ एक आदमी की लाश थी पर कुछ फोटोज के बाद वो लाश वहाँ से गायब हो गई और कैरन को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। पर फॉगी कहता है कि ये केस खत्म हो गया है और उनका ऑफिस भी बंद हो गया है जिसकी वजह से अभी उनको अपने आगे के लाइफ में फोकस करना होगा। कैरन फॉगी और मैट के बीच में क्या चल रहा है ये पूछती है पर फॉगी उसे कुछ नहीं पता था और वहां से चले जाता है। इसके बाद कैरन फिर से बेन के ऑफिस में जाती है और उसके बॉस से मिलती है। कैरन बॉस को वही सब फोटोज और अपनी थियरीज बोलती है जो अभी अभी उसने फॉगी को बताई।
कैरन कहती है कि उसका ऑफिस बंद हो गया है और इसीलिए कैरन अभी स्टोरी पे आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। पर बॉस उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि भले केस खत्म हो गया हो, पर अभी तक इस केस के राज खुले नहीं है और इसी वजह से कैरन को उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद कैरन और बॉस उस डॉक्टर के घर पे जाते हैं जिसने पनिशर की रिपोर्ट चेंज की थी और इसे हमने कोर्ट के ट्रायल में भी देखा था। कैरन उस डॉक्टर को वही फोटोज दिखाती है जिसमें एक फोटो में एक आदमी की लाश थी पर दूसरे फोटो में वो लाश गायब हो जाती है और कैरन को इसके पीछे कुछ गड़बड़ लगती है। डॉक्टर यह सच बोलता है कि उस आदमी को उसी ने गायब किया और डॉक्टर ने ही उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को बदल दिया। कैरन पूछती है कि वो आदमी कौन था और डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, जिस पे डॉक्टर कहता है कि ये एक अंडरकवर पुलिस था। कैरन समझ जाती है कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है क्योंकि तीन गैंग की लड़ाई के बीच में एक अंडरकवर पुलिस था, जिसका मतलब ये था कि पुलिस को पहले से ही पता था कि ये वॉर होने वाली है। यही सब बातें करते हुए कैरन और बॉस ऑफिस में आते हैं। दोनों को लगता है कि ये तीन गैंग्स के वॉर के बीच में पुलिस, गवर्नमेंट या डीए की ऑफिस शामिल हो सकती है। बॉस को पता था कि अभी उसको और कैरन को बहुत सारा काम करना बाकी है, इसलिए बॉस कैरन को एक कैबिन देता है जो कि पहले बेन यूज किया करता था। कैरन इस गेस्चर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए काम पे लग जाती है। इसके बाद सीन विल्सन और पनिशर पे जाता है। पनिशर पूछता है कि विल्सन ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया, जिसपे विल्सन कहता है कि उसे पनिशर के फैमिली के मर्डर के बारे में कुछ पता है। विल्सन यहाँ डक्टन का नाम लेता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जो विल्सन को धमकी दे रहा था। विल्सन कहता है कि जिस तीन गैंग के बीच में वॉर हुई उन तीनों गैंग को मिलाने का काम डक्टन ने किया था। डक्टन एक ड्रग डीलर है जिसे डील करने के लिए वो तीन गैंग एक साथ आई थी। विल्सन ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो पनिशर के हाथों डक्टन को मार सके, जिसमें विल्सन के हाथ गंदे ना हो और वो इजीली इस जेल से अपनी सजा काट कर यहाँ से निकल जाए। पनिशर ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि उसने कभी भी किसी के अंडर काम नहीं किया। पर विल्सन उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि अगर पनिशर ने यह मौका गवा दिया तो पनिशर ने हेल किचन में जो भी तबाही की थी वो सब वेस्ट हो जाएगी। ये सुन के पनिशर तैयार हो जाता है और आगे क्या करना है इसका प्लान पूछता है। विल्सन कहता है कि 3 बजे गार्ड्स अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं और पनिशर के पास सिर्फ 7 मिनट है जिसमें वो डक्टन के पास जाके उसे इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ सकता है। तभी विल्सन का एक आदमी पनिशर को एक हथियार देता है जिससे वो डक्टन को मार सके। पनिशर जाते जाते विल्सन को बोलता है कि ये काम होने के बाद दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। इसके बाद पनिशर उसी सेल में जाता है जहाँ डक्टन होता है। पनिशर डक्टन को पकड़ लेता है और उसको पूछने लगता है कि उस दिन वो पार्क में क्या कर रहा था, जिस पर डक्टन जवाब देता है कि वो तीन गैंग्स के बीच में ड्रग डीलिंग करने गया था, पर वो डीलिंग नहीं थी बल्कि पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन था और इसीलिए जिस आदमी ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, जिसे ब्लैक स्मिथ भी कहते हैं, वो आया ही नहीं। ब्लैक स्मिथ ना आने की वजह से तीनों गैंग में लड़ाई शुरू हुई। पनिशर पूछता है कि उस दिन गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, पर डक्टन बोलता है कि वहाँ 100 लोग थे और सबके पास गन थी, तो पनिशर के फैमिली को गोली किसने मारी ये जानना मुश्किल है। पनिशर का काम होने के बाद वो डक्टन को मारकर वहां से जाने लगता है, पर कोई भी गार्ड उसे बाहर आने नहीं देते और डक्टन के सेल में ही उसे अकेला छोड़ देते हैं। तभी वह विल्सन भी आता है और पनिशर को थैंक यू बोलता है क्योंकि पनिशर ने उसका काम कर दिया था और अभी विल्सन डक्टन के लोगों के हाथों से पनिशर को मारना चाहता था, पर पनिशर ऐसे मरने वालों में से नहीं था। पनिशर अकेले ही डक्टन के सारे लोगों को अकेले मार देता है और ये पूरा फाइट सीन बहुत ज्यादा औसम था। पनिशर जब सबको मार देता है और अकेला बच जाता है तभी वह जेल के गार्ड्स आके पनिशर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद पनिशर को मिलने फिर से विल्सन फिक्स आता है और उसके बातों से समझता है कि विल्सन पनिशर को जेल से निकालना चाहता है। विल्सन का कहना था कि उसने पनिशर को मारने का पूरा प्लान बनाया था, पर पनिशर की फाइटिंग स्किल्स को देख के उसे लगा कि ये टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। असलियत में विल्सन का कुछ अलग ही प्लान था। विल्सन पनिशर को वापस बाहर भेजकर सारे क्रिमिनल्स को मार देना चाहता था, जिससे विल्सन जब जेल से बाहर आएगा तब उसे पूरा शहर साफ मिलेगा और उसे अपना किंगडम बिल्ड करने में मेहनत नहीं लगेगी। पनिशर ये डील के लिए तैयार हो जाता है, पर कहता है कि जब विल्सन जेल से बाहर आएगा तो दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। इसके बाद विल्सन के कहने पे पनिशर को पुलिस के कपड़ों में जेल से फ्री कर देते हैं। अभी इसके बाद सीन डेयरडेविल के पास जाता है। डेयरडेविल रॉक्सॉन कंपनी के उसी अकाउंटेंट के पास जाता है जिसे उन्होंने कार्ड चोरी किया था। डेयरडेविल उसे हैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, पर अकाउंटेंट को कुछ भी पता नहीं था। बस इतना मालूम था कि वो लोग किसी बड़ी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी अकाउंटेंट की वजह से जापानीज लोगों के सारे क्राइम्स के रिकॉर्ड्स की बुक चोरी हो गई थी
और इसीलिए जापानीज लोग इस अकाउंटेंट के बेटे को पकड़कर एक जगह पे लेके गए हैं। डेयरडेविल अकाउंटेंट के साथ उसी जगह जाता है जहाँ उसके बेटे को पकड़ कर रखा है। डेयरडेविल उसी जगह के अंदर जाता है जहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जिन्हें एक केज के अंदर बंद करके रखा है, और वो सारे लोगों का खून निकाल कर एक बड़ी मशीन के अंदर डाल रहे थे। और उसी एक केज के अंदर अकाउंटेंट का बेटा भी होता है। डेयरडेविल सारे लोगों को केज के बाहर निकाल रहा था, पर तभी एक निंजा आके डेयरडेविल को रोकता है। निंजा और डेयरडेविल में एक फाइट होती है जिसमें निंजा डेयरडेविल पे भारी पड़ता है। उस निंजा को ये फाइट ज्यादा स्ट्रेच नहीं करनी थी, इसलिए वो उस मशीन को लेके वहां से चले जाता है। पर तभी डेयरडेविल को समझता है कि ये निंजा नोबू है जो कि सीजन 1 में मर गया था। पर नोबू कहता है कि मौत जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज